जो आपका सम्मान करेगा, जो आपका अपमान करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। किसने आपका सम्मान रखा, किसने आपका अपमान रखा। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूं कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूं, तो मैं सबको कहती हूं कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी। साल 2022 के जाते जाते उमा का ये सियासी मैसेज क्या 2023 से पहले कोई सियासी पटकथा को बयां करता नजर आ रहा है? चुनावी साल में आए बयान की चर्चा चहुओर है, और हो भी क्यों ना, आखिर उमा ने अपनी बात स्पष्ट जो रख दी। वैसे अपने दिए बयान पर उमा भारती अब भी कायम है। उनका ट्वीट तो इसी ओर इशारा कर रहा है। वहीं बयान पर बढ़ती सियासत देख उमा ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि उनके भाषण का एक ही भाग सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल हुआ। हालांकि ये भी साफ किया कि वो अपने बयान का खंडन नहीं कर रही हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने खुद बोला है। वहीं ट्वीट में एक और बात लिखी कि कांग्रेस को इस बयान के बीच में आने की जरूरत नहीं है। बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब उमा के किसी बयान ने सियासी सरगर्मियों को बढ़ाया हो। इससे पहले भी शराबबंदी पर उनकी मुखरता किसी से नहीं छिपी। जगह जगह जाकर शराब दुकानों पर उनका प्रदर्शन आपको याद होगा। हालांकि इसके बाद उनके उग्र तेवर भी शांत होते सभी ने देखे। लेकिन अब चर्चा में वो बयान है जिसमें भारती लोधियों से कह रही हैं कि मैं वोट मांगने में कभी नहीं कहती कि तुम भाजपा को वोट करो। इधर उमा के बयानों पर सियासत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां बीजेपी ने उमा को पार्टी का मजबूत स्तंभ बताया, तो उनके बयान को सामाजिक संदर्भों में कहीं बात बताया। वहीं वीडी शर्मा बोले कि उमा भारती पार्टी की वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं। देखो, उमा जी भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत स्तंभ है, एक मजबूत आधार है, और भारतीय जनता पार्टी प्रगति के लिए उसकी चिंता उनको हमेशा रहती है। जितना बयान मैंने सुना है उसमें उन्होंने कहा है मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता हूं, मैं चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी तरक्की करे, आगे बढ़े, लगातार चुनाव जीते, और मैं भी वोट मांगने आऊँगी। लेकिन उन्होंने जो बात कही है सामाजिक संदर्भों में कही है कि समाज अपनी तरक्की करे, समाज अपना विकास करे, समाज स्वतंत्र होकर सोचे, समाज को कैसे आगे बढ़ना है, कुरीतियाँ कैसे दूर होना है, वो सामाजिक संदर्भों में कही हुई बात है। पॉलिटिकल संदर्भों में उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता के नाते आपके बीच वोट मांगने जरूर आऊंगी। देखिए, उमा जी हमारी वरिष्ठ नेता है और दीदी का हमेशा से इस आशीर्वाद हम सबको, भारतीय जनता पार्टी को, और उनकी अथक मेहनत का ही परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर भी उस दुरावस्था के दौर को समाप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे सुझाव हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं, इसलिए उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उस पर हमें ध्यान देना, बात करना, ये हमारे लिए भी आवश्यक और हम जरूर करते हैं। और ये सारी समीक्षाएं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र में हमेशा से होती रही हैं। वो क्या नाराज है? उमा जी भी उसका एक हिस्सा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे 2023 की बौखलाहट और जन समर्थन में कमी बताया। क्या बोले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, आइए सुनवाते हैं। बीजेपी को वोट देने वाला लोधी समाज ही नहीं बचा, तो बचा क्या? वोट कौन देगा उनको? बचे नहीं कोई वोट देने वाले। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 174 से ज्यादा बनेगी कमलनाथ जी की सरकार। खैर, इतना तो कहा जा सकता है कि बीजेपी को उमा के इस बयान ने थोड़ा मुश्किल में तो जरूर डाला होगा। वहीं कांग्रेस को एक बार फिर से हमला करने का मौका भी दिया। सियासत की नब्ज को अच्छी तरह से समझने वाली उमा भी अपने दिए बयान की गंभीरता को समझती है। यही वजह है कि उन्हें ट्वीट के जरिए स्पष्टीकरण देना पड़ा। 2003 में दिग्गी राजा को सत्ता से बेदखल कर बीजेपी को सत्ता का सिंहासन दिलाने वाली साध्वी के इस बयान से क्या प्रदेश का सियासी गणित बदलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा 23 का समर
दीदी मुखर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उमा के बयान का क्या है सियासी मकसद? मिशन 23 से पहले क्यों बदले दीदी के सुर? क्या उमा के बयान ने कांग्रेस को दिया मुद्दा? क्या उमा की नसीहत को तवज्जो देगा लोधी समाज? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। 2003 में वैसे एक सामान्यता सांख्यिकी है, चौसर की एक विसात में जब बात करते हैं तो 3, 13, 23 इस प्रकार के आंकड़े होते हैं। तो 2003 वो साल जिसमें उमा भारती जी स्टार प्रचारक, बिल्कुल तूफानी गति से उन्होंने मध्य प्रदेश के पटल पर प्रचार प्रसार किया। श्योपुर से शहडोल तक उमा भारती की आवाज गूंजी और परिणाम ये रहा कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 23 में भी दीदी मुखर हैं, लेकिन पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, लेकिन ये आपका विषय है कि आपको देना है कि नहीं देना है। यह शब्द हैं उमा भारती जी के। तो क्या उनके इन शब्दों के मायने निकाले जाएं? क्या ये माना जाए कि वो प्रासंगिकता में बनी रहना चाहती हैं, चर्चा में बनी रहना चाहती हैं, इसलिए ऐसे बयान है? या ये माना जाए कि एक बड़ा वोट बैंक है लोधी समाज का, वो इस बार विमुख हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से? हालांकि शराबबंदी को लेकर उनका एक बयान पहले सामने आया, पूर्ण शराबबंदी, फिर आंशिक शराबबंदी। और देखा जाए उमा भारती जी बड़ी नेता जरूर हैं, लेकिन वो स्थिर चित्त नहीं है। और अगर स्थिर चित्त होती तो डेफिनेटली फिर वो मध्य प्रदेश में जब 2003 में सरकार बनी थी तो उनकी इस तरह से विदाई होती नहीं। कई निर्णय वो भावावेश में लेती हैं, और होता भी यही है कि जब संत, साधु, सन्यासी अब अगर यह राजनीति करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो फिर रामायण की वो चौपाई मुझे याद आती है कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। कि अगर रामायण में तुलसीदास जी से पूछा कि कैसे पहचाने कलयुग को, तो कलयुग में उन्होंने बताया कि तपस्वी बहुत धनवान होंगे और जो गृहस्थ हैं वो दरिद्र होंगे। और कलयुग की महिमा थोड़ा वर्णन करना मुश्किल है, और भी आगे है, लेकिन ये कलयुग का ही प्रभाव है, क्योंकि सतयुग, द्वापर, त्रेता में संतों को न कभी राजनीति की जरूरत पड़ी, न कभी उन्हें व्यवसायी बनना पड़ा, न उन्होंने कभी दवाइयां, गोलियां, च्यवनप्राश बेचे। हालांकि अब कलयुग है, तो जो लोग इधर उधर सर माथा फोड़ रहे हैं, सर पटक रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रोतरें पारा। तो कलयुग में तो नाम लो भगवान का और काम करो अपना पूरी शिद्दत और ईमानदारी से। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या उमा जी के बयान में ईमानदारी है? क्या उमा जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज भी उतनी ईमानदार हैं जितनी 2003 में थी? 2 दशक के बाद उमा जी का ये बयान मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या लकीर खींचेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित तावरे जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अभय प्रताप सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो अभय जी, करिए डैमेज कंट्रोल। देखिए आदरणीय दीदी हम सबकी वरिष्ठ नेता हैं। सामाजिक कार्यक्रम में कहे गए उनके जो उद्बोधन है उसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास उन्होंने खुद कहा है कि इसको ना करें। और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने, आपने ट्वीट भी देखे होंगे कि मोदी जी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। इसके बाद कुछ कहने को रह ही नहीं जाता है जी। ठीक है, अब हमने चूंकि इन्हीं को शामिल किया है, उधर दीपक जोशी जी आपके जो है कैलाश जोशी जी के बेटे हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो कैलाश जोशी जी की कितनी गंभीरता रही है भारतीय जनता पार्टी में, कितना उनका योगदान रहा है, वो भी चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्य प्रधानमंत्री को। तो कहने को तो रह जाता है, लेकिन चूंकि आप कहेंगे नहीं, तो अमित जी आपके लिए तो अच्छा है एक
मुद्दा मिल गया है। जिन्होंने आपको अपदस्थ किया था 2003 में, उखाड़ फेंका था, अब ये तो तय है कि वो उखाड़ेंगी तो नहीं। अब बस आपकी बात है कि आपके लोग कितने अच्छे से पौधारोपण कर पाते हैं। नहीं, देखिए, मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अंदरूनी मामला है, लेकिन राजनीति में कुछ भी अंदरूनी और बाहरी होता नहीं है, लेकिन उसका सीधा इफेक्ट मिलता है। लेकिन तो पीसी शर्मा जी क्यों बोलते? लेकिन जब कोई बात सार्वजनिक मंच से कही जाती है तो वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनती है, और मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। 2003 में चुनाव में अथक मेहनत करके उमा भारती जी ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक स्थापित किया। उसके बाद किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में धक्के मारकर किस तरीके से उनके समर्थकों को बाहर निकाला गया, ये आपने हमने सबने देखा है। उसके बाद उन्होंने नई पार्टी बनाई, मोदी जी के बारे में भी क्या कहा, शिवराज जी के बारे में क्या कहा, यह हम सब जानते हैं। उसके बाद वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गई, लेकिन उनके अपमान का सिलसिला लगातार जारी रहा। हम देखें, ग्वालियर चंबल के एक पूर्व भाजपा नेता जो कि उमा जी के बहुत करीबी थे, लोधी समाज के भी थे, उनको किस तरीके से पार्टी के द्वारा निष्कासित किया गया हो, हम उस मामले की बात करें। आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? या फिर हम बात करें कि उमा जी के द्वारा जिस तरह जिस बयान पे आपत्ति ली थी पार्टी ने, आप उस बयान पे सहमत हैं? देखिए, जो आज तो का आप मुद्दा है, मैं उस प्रकार के बयान आप अपनी पार्टी से भी आगे बढ़वाइए, कोई समस्या नहीं। नहीं, आप देखिए, राजनीति में तो आप देखिए किस तरीके की कितनी सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी में कही गई हैं। आप देखिए, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी जो थे, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर क्या बात कही थी कि मंदिर में प्रसाद तो चढ़ाते हो ना, तो क्या दिक्कत है? तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई? क्या आज जो 50 करोड़ की जमीन सागर के कैबिनेट मंत्री की निकली है, क्या कार्रवाई की गई? क्यों एक उमा जी के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है? आप शराबबंदी की यदि बात करें तो उन्होंने पूरे प्रदेश में अभियान चलाने की बात करी, लेकिन सरकार ने उनको चिढ़ाते हुए अब एक कदम और आगे बढ़ा दिया है कि आप तो 500 रुपए दो और घर के अंदर पार्टी करो। शराब का लाइसेंस 500 रुपए में, आप कल्पना करिए। तो कहीं ना कहीं जो अपमानित करने का लगातार ये सिलसिला जो है वो उमा जी के खिलाफ चल रहा है, ये उनकी अंदरूनी टीस है जो निकल रही है। मुझे लगता है कि नवीन जी, ये सिर्फ उमा जी नहीं, आने वाले जो चुनाव हैं उससे पहले कई और ऐसे नेता, हम उमा जी की क्यों बात करें, हम बात करें अजय बिश्नोई जी की, हम बात करें नारायण त्रिपाठी जी की, हम बात करें दीपक जोशी जी की, हम बात करें जयंत मलैया जी की, हम बात करें डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी की, ऐसे तमाम नेता जिन्होंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है, जो अपने आप को केडर बेस्ड पार्टी कहती है, आज वो नए नए लोग आकर उनके सर पर बैठ गए। तो ये दर्द जो है आने वाले समय में और बढ़ेगा और कई लोग इसमें शामिल होंगे। समझता हूं मैं संदीप पौराणिक साहब से समझूंगा इस बात को, क्योंकि आपसे समझना तो मतलब एक पक्षीय होगा। जरा एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया ले लूं। संदीप जी, आप उमा भारती जी के इस रुख को 2023 के चुनावों के मद्देनजर किस तरह से देखते हैं? देखिए नवीन जी, उमा भारती भावावेश में बहुत सी चीज़ें कह जाती हैं और उन्हें 24 घंटे में ही इस बात का एहसास हो जाता है कि जो उन्होंने लाइन पकड़ी है वो कहीं ना कहीं कुछ पार्टी की लाइन के खिलाफ चली गई है। आज के जो ट्वीट हैं उसमें ये बात ठीक है कि वो अपने बयान का खंडन नहीं कर रही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी कही हैं जिससे ये लगता है कि जो बात उन्होंने कही थी उस पर पॉलिश करने की कोशिश की गई है, उसे दबाने की कोशिश की गई है। ये पहली बार नहीं हुआ, उमा भारती ने पार्टी भी छोड़ना पड़ा, तमाम तरह के बयान दिए, चाहे आडवाणी जी के समय का दौर हो या कोई भी हो, तो उमा भारती वो बोल जाती हैं जो बाद में उनके लिए कष्टदायक हो जाता है। इसे हम 2023 के चुनाव के तौर पर इस तरह से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, उसे लगता है कि पार्टी के अंदर उसकी हैसियत बनी रहे, क्योंकि अगर उसकी हैसियत नहीं रहेगी तो उसकी पूछ परख नहीं होगी। उमा भारती को अब यह लगने लगा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति से वो पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं। पहले उन्हें मध्य प्रदेश से बाहर करके उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया गया, तो पूरी एक कोशिश रही है पार्टी के अंदर के लोगों की, और इस चीज को उमा भारती भली भांति जानती हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है, इस चुनाव से पहले अगर उन्होंने कुछ हासिल कर लिया पार्टी के अंदर, वो ये भी जानती हैं, तो इस तरह के बयान उनके लिए ताकत देंगे। लेकिन वो चूक कर जाती हैं, जो चूक हुई उसका आपको आज जवाब देना पड़ा। तो पूछ लेता हूं, क्या सर, क्या ये प्रासंगिकता में बने रहने की कवायद है, या वो पार्टी के अंदर मतलब मध्य प्रदेश में प्रासंगिक रहना चाहती हैं, और जैसा कि एक आशंका जताई गई कि नहीं, उनको मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा बाहर रखने की कोशिश की जाती रही?
देखिए, वो मैंने जैसे अपना शुरुआत में भी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। वो अभी जैसा कि मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, वो अपने दल की चिंता न करके भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा चिंता व्यक्त कर रहे थे। जो दीदी जो है मुख्यमंत्री के बाद मोदी जी की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री भी थी, झांसी से लोकसभा से सांसद भी थी, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका में रही, अभी राष्ट्रीय कार्य समिति में भी है। तो इसलिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को, जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आपकी चैनल पर कहा कि वो जो भी कहती है हम लोग उसको संज्ञान लेते हैं। और ये जो जिस कार्यक्रम के संदर्भ में उन्होंने कहा है वो एक सामाजिक कार्यक्रम है। लोकल लीडरशिप पे कोई बात आई होगी, लोकल लीडरशिप को कोड करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई दिक्कतें आपको जाती हैं, तो उन्होंने उस संदर्भ में कुछ बात वहां रखी और उसको साफ तौर पर उन्होंने खंडन भी कर दिया कि इसे कांग्रेस जो है राजनीतिक ना बनाए। वो राजनीतिक कोई मंच वो था भी नहीं, युवा युवती परिचय सम्मेलन था। तो इसलिए इसको मुद्दा बनाने, अब कांग्रेस की अगर मैं परत खोलूं तो क्या स्थिति थी लोकसभा चुनाव के बाद? अजय सिंह जी दिल्ली पहुंच गए थे सोनिया गांधी से मिलने, अरुण यादव पहुंच गए थे, सुरेश पचौरी जी पहुंच गए थे। क्या हालत है कांग्रेस के अंदर, क्या स्थितियां चल रही हैं? जग जाहिर है कांग्रेस कितने गुटों में बटी हुई है। तो इस तरह की चिंता कांग्रेस को अपनी करना चाहिए। वो भारतीय, उन्होंने खुद कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, मोदी जी मेरे नेता है, तो इसलिए उनका आशीर्वाद और सभी कार्यकर्ताओं का साथ उनको हमेशा से मिला है और उनका जो है भारतीय जनता पार्टी में अहम योगदान है। उसको कोई नकार नहीं। उनका समर्थन 2003 की तरह ही मिलेगा, आशान्वित हैं? देखिए, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत के लिए काम कर रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया, उत्तर प्रदेश में भी किया और वो राष्ट्रीय स्तर की हमारी नेता है। सदैव वो भारतीय जनता पार्टी के हित में उनका योगदान अहम रहा है। जी देखिए अमित जी, आपके तो चलो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो उमा भारती जी मध्य प्रदेश के पटल पर सक्रिय नेता नहीं है। उनकी सक्रिय भागीदारी एक तरीके से मध्य प्रदेश में जो भी कारण रहे हों नहीं है, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो कोशिश भले ही कर रही हों, लेकिन आपके यहाँ तो जिनकी सक्रिय भागीदारी है उन्हीं में तनातनी हो जाती। देखिए, कहीं कोई गुटबाजी हमारे यहाँ नहीं है। जो थी वो अब भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गई है। मेरे बड़े भाई ने कहा जिस तरीके से कि अभी अजय सिंह राहुल भैया जो हैं वो सोनिया जी से मिलने चले गए, अरुण यादव जी से मिलने चले गए। अरे भैया, पार्टी की अध्यक्षा से मिलने गए, मुख्यमंत्री अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री से मिलके आए, आपके गृह मंत्री मिलने जाते हैं, तमाम मंत्री मिलने जाते हैं, तो क्या गुटबाजी मान लें हम इस चीज को? कोई गुटबाजी नहीं है। अब तो आपको ये कहने का मौका भी नहीं है। पहले तो आप ये कहते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा। अब तो ये स्पष्ट है, कमलनाथ जी हमारे नेता हैं। 2023 में मुख्यमंत्री पद के हमारे चेहरा हैं कमलनाथ जी। तो फिर राजा पटराई जी, अरे थोड़ा शांत तो रहो। अरे थोड़ा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पहले मेरी बात तो हो जाने दो, पहले मेरी बात तो हो जाने दो, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। कुछ होगा, सुन तो लीजिए, इंपॉर्टेंट सुन लीजिए। अरे ये मेरी बात तो पूरी हो जाने दो, मेरी बात पूरी कर लेना, थोड़ा सुन तो पूरी हो जाने दो। एक बात, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। फिर उसके बाद जो मन में आए बोलना। आप तो सत्ताधारी दल के नेता हो, बड़े भाई हो मेरे, थोड़ा धैर्य रखो। आपने मेरा नाम कोट किया, चलिए आप करिए, जवाब देना आपके पास समय है। जी जी। तो किसी के मिलने जुलने से कोई बात नहीं है। और अरुण यादव जी ने कहा था कि मेरा नाम अरुण यादव है, जीवन भर कांग्रेसी रहूंगा। और आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में सारे नेता शामिल हुए। दिग्विजय सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारे नेता कमलनाथ जी हैं। तो आज स्थिति मध्य प्रदेश में बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं से लेके विधायक और पूर्व मंत्री, हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी हैं। आप लोग लगातार कहते थे उपचुनाव के बाद कि कमलनाथ जी दिल्ली चले जाएंगे, बस में सामान पैक हो गया है, विमान उड़ने वाला है। हमने तब भी कहा था और हम आज भी कहते हैं, देखिए मध्य प्रदेश की धरती पर कमलनाथ जी हैं। कहीं कोई गुटबाजी ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन उमा भारती जी ने स्पष्ट कहा है, वो भले ही अब ट्वीट करके कुछ भी कह दें, लेकिन सार्वजनिक मंच से उन्होंने पार्टी को यह चेतावनी दी है कि अभी भी वक्त है, उनके सम्मान का ध्यान रखा जाए। और जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने, हम लोगों को अपनी पार्टी की वो करने की जरूरत है, तो भैया उमा जी हमारी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक महिला है, एक संत हैं। यदि उनका अपमान होगा तो निश्चित तौर पर हम बोलेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। जी देखिए, वो मैंने शुरुआत में भी कहा कि पार्टी की बहुत श्रद्धेय नेता है। अभी गोविंद सिंह जी ने और कमलनाथ जी के बयान में क्यों फर्क आया राजा पटराई जी के विषय में? वहां दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरने चले गए तो आपने पूरे प्रस्तावक भेज दिया, उस सुबह फिर फोन आता है कि हम नहीं भर रहे हैं। ये आपकी गुटबाजी सामने नहीं आ रही है, ये दो तरफा वो बयान आपके सामने नहीं आ रहे।
तो भारतीय बोल जनता सकते हैं, पार्टी दोनों से लोग ज्यादा बोल कांग्रेस बोल सकते हैं। हाँ, बोलिए। कांग्रेस का जो है चरित्र भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आपको देखा एक हुआ महीने है। पुरानी इस प्रदेश में। चीज उमंग याद है, संगार जी ने अपनी संगत लेकिन 4 दिन पुरानी चीज याद नहीं है जब दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मैं इनका दाहिना हाथ हूं कमलनाथ जी का। आपको 1 महीने पुरानी बात याद है, 4 दिन पुरानी बात याद नहीं है। यही तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वही साथ मैं आपसे दिक्कत है। कह रहा हूं, आप समझो। उमंग संगार जी ने क्या कहा था अपनी सरकार के लिए? अरे उमंग सिंघार जी ने क्या कहा था, आज आप देखो क्या स्थिति है। क्या उमंग जी आज ने ये कहा मैं था? आपसे कह रहा हूं, उमंग जी ने तो ये भी कहा था कि मुझे भारतीय जनता उमंग पार्टी जी के की नेता क्या ने स्थिति 50 है? लाख कहाँ है रुपए आजकल की वो? पेशकश कहाँ है करी थी। आजकल? आप मानोगे क्या उमंग सिंघार आजकल जी की कहाँ है बात? वो? उनका उमंग- पता- आप बताइए, उमंग सिंघार जी ने कहा आजकल था कि कहाँ मुझे है वो? 50 लाख रुपए में खरीदने की कोशिश की गई। उमंग क्या आप उस कहाँ बात है? का समर्थन अमित जी, करोगे? उमंग- अरे आजकल कहाँ है? नहीं तो देखो उमंग सिंगार जी ने कहा क्या स्थिति है, अब देखो रहे हो आप। उमंग सिंगार जी ने कहा, ये देखो क्या स्थिति उमंग सिंगार जी की, सारा सास सिंगार उतार दिए उनके। उमंग सिंगार जी ने ये कहा कहने का है नहीं, उमंग जी ने तो ये देखो, भी कहा ना कि ये- 50 ये- लाख ये- जो ये है नहीं, कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ये के नेता धोबी ने। पछाड़ देती है, आप आप क्या स्वीकार कोई करोगे? कुछ भी कह देता है। देखो उमंग सिंगार जी की हालत हो नहीं, गई। मैं वही इनसे कह रहा था कि अपने यहाँ के हालात देखिए। अरे भैया दो- हमारे कितने हालात दलों में बहुत अच्छे नेता हैं। प्रतिपक्ष कुछ कह रहे हैं, हम आपके पार्टी तो का यही प्रदेश पता अध्यक्ष नहीं कुछ कह रहा है रहता कि सुबह और प्रधानमंत्री से यहाँ मुख्यमंत्री मिले, शाम तक यहाँ वो पार्टी मुख्यमंत्री रहेंगे विधानसभा नहीं में रहेंगे। अविश्वास ला रही चलिए, है, पर अंतिम- वहाँ वो अंतिम विधानसभा के फ्लोर पर अंतिम नहीं आ रहे प्रतिक्रिया हैं। के साथ तो चर्चा आपको अपनी समाप्त अपनी स्थितियां भी तो देखनी चाहिए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। उमा भारती जी का बोलना जो है मध्य प्रदेश में, चूंकि जैसा कि संदीप पौराणिक साहब ने कहा कि बहुत समय से ये कवायद की जा रही है कि वो मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति से दूर रहें, या कवायद की जा रही है इस प्रकार की जो भी परिस्थितियां हैं, तो वो ये उनका प्रयास हो सकता है कि वो एंट्री करें या उनको प्राथमिकता मिले। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस के लोगों की बात की जाए, देखिए गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, माननीय अध्यक्ष जी विदिशा में सभा कर रहे थे, तो राजा पटरिया जी पे भी पार्टी, जब कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं उनके बयान की, इस प्रकार के बयान की निंदा करता हूं, तो पार्टी को एक स्वर होना चाहिए था। तो इधर से गोविंद सिंह जी बोल पड़े कि नहीं, उनके साथ गोविंद जी ने बोला कि उनके साथ गलत हुआ है। तो कुल मिलाकर जो है पूरा मामला दोनों पार्टियों में इस बार 2023 में चूंकि मिक्स एंड मैच बहुत ज्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी में तो इसलिए घमासान है कि कुनबा बड़ा है, और इनके यहाँ ये है कि भाई जिस प्रकार से जिन चीजों के लिए चालें चली गई हैं कालांतर में, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाते मनोयोग मनोरथ, तब तक कहाँ मानने वाले हैं लोग। क्या कहेंगे सर? देखिए नवीन जी, चुनाव करीब आते हैं तो नेताओं को अपने समर्थकों की चिंता बहुत सताने लगती है, क्योंकि समर्थक ही उन्हें नेता बनाता है। जब आप दबाव बनाएंगे, सक्रिय होंगे, तब तो आप अपने समर्थकों को टिकट दिला पाएंगे। मुझे ये लगता है कि उमा भारती का बयान है, ठीक है, विवादित हो गया, लेकिन उमा भारती की पहचान भी क्या है? उनके बयान ही तो उनकी पहचान है। मुझे ये लगता है कि उमा भारती ने भले ही आज अपने ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं ये सफाई देने की कोशिश की हो, लेकिन ये भी तय मान के चलना होगा कि आने वाले समय में उमा भारती की सक्रियता बढ़ेगी और वो अपने समर्थकों के लिए बीजेपी के अंदर रहते हुए कहीं ना कहीं लड़ाई भी लड़ती नजर आएंगी। जैसा कांग्रेस के अंदर नजर आता है वैसा ही बीजेपी में नजर आया तो अचरज नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो उमा भारती जी, उमा श्री जी वो नेता हैं जो 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, लेकिन 3 से 23 के सफर में सवाल ये उठता है कि इस बार वो लाएंगी या ले जाएंगी, और एक बड़ा संशय कि अब वो किस तेवर में जनता के सामने आएंगी, क्योंकि वो अपने समाज के साथ जिस तेवर में आई है उसमें तो ठीक है, लेकिन अगर जनता के साथ वो इस तेवर में आई, एक नए कलेवर में आई, तो भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें होना स्वाभाविक है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।